बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अप्रैल में उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग जारी की थी कि जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान वजीर आजम के खिलाफ पेश की गई है वो आलमी साजिश का नतीजा है। इसलिए उन्होंने वो मुस्तरद कर दी थी। इस पर आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तहरीक थी अदम एतमाद की उसे बहाल कर दिया था। जो असम्बली डिज़ाल्व की गई थी सदर और वजीर आजम की तरफ से, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर ने असेंबली जो तहलील कर दी थी, वो भी बहाल हो गई थी, और फिर जो वोटिंग थी तहरीक अदम एतमाद पर उसका हुक्म दिया था। रात को 12 बजे अदालत लगी थी, आपको याद होगा। तो उसका अब तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इस फैसले के नतीजे में क्या इमरानी टोले के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है, या हुकूमत पाबंद हो गई है इस जजमेंट की रोशनी में कि लाजमी तौर पर इन लोगों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। और फिर यह भी देखना है कि आइन के आर्टिकल 6 जो संगीन गद्दारी से मुतल्लक है उस पर अमल दरामद के लिए जो कानून था, हाई ट्रीजन एक्ट, वो इस वक्त मौजूद है या वो भी मनसूख हो चुका है या तहलील हो चुका है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा, और फिर बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। और फिर जनाब वही वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम साहब इमरान खान साहब, एक तरफ फौज को तड़ियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और बातें कर रहे हैं। एक तरह से मुनाफ़िक़त कह लें या दोहरी पॉलिसी कह लें, वो उस पर बात करेंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने तो आज हद ही तोड़ दी। उन्होंने तो कह दिया ना, मुँह को खून लगा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के, इस तरह की बातें। लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर, जो कहा जा रहा है कि जनाब पेट्रोल की कीमतें, कई दिनों से कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम कर दी जाएँगी, कम कर दी जाएँगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमत 18 रुपए कुछ पैसे कम की है, और जो डीज़ल है उसकी कीमत 40 रुपए कुछ पैसे कम की गई है, और मिट्टी के तेल की कीमत में भी कमी लाई गई है। अच्छा, ये चीज़ भी हज़म नहीं हो रही है इनसे। वो कहते हैं जनाब 150 रुपए पर लीटर होना चाहिए और ये होना चाहिए। और शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं होता तो मैं रूस से तेल लेता, जो सस्ता तेल है, जो इमरान खान जिसका रोज़ाना अपनी तकरीर में ज़िक्र भी करते हैं कि जनाब देखें इंडिया सस्ता तेल रहा है तो हम क्यों नहीं ले रहे, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। वो सारी बातें जो दूसरा फ्रीक है, हुकूमत जो है, वो बता चुकी है कि जनाब ये सारा ड्रामा है। तो लेटर जो जाने से पहले लिखा गया था, रूस ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो आलमी पाबंदियाँ हैं कुछ रशिया पे, पता नहीं खरीद भी सकते हैं या नहीं भी खरीद सकते। यार ये शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं, ये 3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत में रहे हैं। उस वक़्त पहले ही साल इनके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई कि जनाब ये रशिया साथ ही बैठा हुआ है, तो वो सस्ता तेल बेच रहा है, तो हम ना क्यों ना उससे ले लें। या जब रशिया ने आलमी मंडी में अपने तेल की कीमतें कम की, पाबंदियों की वजह से या किसी और वजह से, तो उस वक़्त इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि जनाब वो तेल, ये एक नैनो की हुकूमत थी। मैं सही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। जब वो जो एनएलजी है, वो उसका सौदा होना था, पूरी मार्केट, पूरी आलमी मंडी में उसकी कीमतें जो हैं वो लिक्विड गैस की कम हो रही थी, वो $5 पर आ गई थी। उस वक्त इन्होंने माहदा नहीं किया, इन्होंने जाके 13 पे 15 पे वो माहदा किया, और वो भी बीच में 2-3 माहदे जो हैं वो कंपनियां जिन्होंने सप्लाई करना था वो भाग गई बीच में, इनकी कोई कोताही कुतही की वजह से। अब जो पेट्रोल की सूरत हाल है, आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से 2020 के राउंड अबाउट जून में या उससे पहले थोड़ा सा आगे पीछे, तेल की कीमत इंतहाई नीचे चली गई थी, ज़ीरो पे पहुँच गई थी। ये आप वो फॉरेक्स का जो काम करने वाले, या फॉरेक्स की जो कोई भी वेबसाइट खोलें पुरानी, तो आपके वो सामने आ जाएँगी चीज़ें, उस वक़्त के रेट 0 पे, 5 पे, लेकिन ये थोड़े दिन रहा था। 24 घंटे के बाद वो जो तेल की कीमतें थी, वो बढ़ना शुरू हो गई थी, और फिर $45 इस तरह किसी जगह पे जाके वो रुक गई थी। उस वक़्त पूरी दुनिया ने, जो ममालिक थे, जो बाहोश ममालिक थे, उन्होंने फौरी तौर पर उस दौरान सौदे कर लिए थे, और फिर वो तेल उठा लिया था। लेकिन हमारी हुकूमत सोई रही, ये इंतज़ार करती रही कि तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जाएँ। वो जी हमने 3 महीने पहले इन्होंने बड़ी-बड़ी उसकी तरजीहात पेश की थी कि जनाब 3 महीने पहले सौदे हो जाते हैं, पता नहीं, लोगों ने भी तो किए थे ना, लोगों ने किए थे ना, बाकी ममालिक ने किए थे, आपसे क्यों नहीं हुए?
जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई इमरान खान साहब के दौर में, ये जून 2020 की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने 7 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी अचानक, बगैर किसी डेट के। वो मेरे ख्याल 26 तारीख थी या क्या डेट थी, और वो 15 दिन बाद करनी होती है। तो उससे 3-4 दिन पहले ही इन्होंने अचानक खान साहब के अंदर का एक जागा न्याज़ी, और उसने कीमतें कम कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल पंपों ने वो पेट्रोल की सप्लाई रोक ली, या जो कंपनियाँ थीं, ऑयल कंपनियाँ, उन्होंने पेट्रोल की सप्लाई रोक ली और एक बहरान पैदा हो गया। उस बहरान के बाद इन्होंने फौरी तौर पे कीमतें 4 दिन बाद फिर बढ़ा दी। फिर तेल जो है वो आम मिलने लग गया। तो इस पे कमीशन भी बना था। अबू बकर खुदाबख्श की सरबराही में जो कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आप देख लें। 4 दिनों में इन कंपनियों ने हुकूमत की नालायकी की वजह से 7 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया था, और ओगरा ने कोई रिपोर्ट, कोई समरी वगैरह नहीं भेजी थी कि जनाब आप पेट्रोल की कीमतें कम कर दें। अपने तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान कर दिया था और फिर बेड़ा गर्क कर दिया था। अगर अच्छा, वैसे ये हैं खुशकिस्मत जो शरीफ फैमिली है, नवाज़ शरीफ। मुझे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के, फवाद हसन फवाद साहब, उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब हमारे दौर में, यानी नवाज़ शरीफ के दौर में आईएमएफ के साथ माहदे हुए, तो वो भी कोई कम सख्त माहदे नहीं थे। वो माहदा भी बड़ी कड़ी शराइत का हामिल था। लेकिन खुशकिस्मती वो कह रहे हैं कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में इतनी कम हो गई थी हमारे दौर में कि हम वो सँभाल गए। पेट्रोल पेट्रोल पे वो तेल शेल लेवी-शेवी वो टैक्स-टूक्स लगा के वो हम निकल गए उस बहरान से। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गैर मुस्तहकम हो जाती या बढ़ जाती, तो उन्हें भी उसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ना था जिस तरह का मौजूदा हुकूमत को करना पड़ा कुछ अर्सा पहले, और खान साहब को करना पड़ा। खान साहब तो आईएमएफ का गए ही नहीं थे ना काफ़ी अरसा, क्योंकि वो उन्होंने कहा हुआ था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। और फिर खान साहब के जो पहले 90 दिन में बड़े वादे किए थे, 90 दिन में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और कुछ नहीं हुआ था। मईशत बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिर रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, सारा कुछ गड़बड़ हो रही थी। जो भी हो सकती है एक नालायक हुकूमत के दौरान, वो सारी गड़बड़ें हो रही थी। लेकिन आज जो, बल्कि कल जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है, उससे एक चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि इन्होंने जो बहरान था, उस पे किसी हद तक काबू पा लिया। यानी मईशत मुल्क की, या इक़्तिसादियात जो भी उसका नाम दें, वो सही पटड़ी पे चढ़ गई है। आईएमएफ के साथ भी माहदा हो गया है, तो बहरहाल वो एक पटड़ी पे चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और खान साहब के दौर में ट्रेन जो थी, वो पटड़ी से उतरती हुई नज़र आ रही थी। ये एक फ़र्क है दोनों के दरमियान और दोनों की प्लानिंग के दरमियान। अब शौकत तरीन साहब जो मर्ज़ी करते रहें, वो गल बननी नहीं हैगी। अच्छा, तफ़सीली फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। आपको मैंने बता दिया वो क्या फ़ैसला था, वो क्या मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था। वो उमर ता बंदयाल साहब हेड कर रहे थे, चीफ जो थे। एजाज़ अल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, मज़हर आलम खान मियाँ खेल साहब थे, जमाल खान मंदोखेल साहब थे। तो उसमें जो 2 जजेज़ हैं, ये मुतफ़िक़्क़ा फ़ैसला आया है, यानी उसमें अलग नोट हैं, लेकिन फ़ैसला मुतफ़िक़्क़ा है। जो ऑपरेटिव पार्ट है, वो वही है, जो इब्तिदा में उन्होंने अप्रैल में जारी किया था कि जनाब जो सदर की तरफ से असम्बली तहलील की गई है वज़ीर-ए-आज़म की डिवाइस पे, वो भी गलत है। और जो करारदाद तहरीक अदमतवाद जो थी, उसको जो एक साइफ़र की बुनियाद पे उन्होंने कहा जी वो तो खदशात की बुनियाद पे था, वो तो बनता ही ना था, ना इसकी इंक्वायरी बनती है, ना गलना के बाद। तो उन्होंने कहा जनाब इन सब ने आइन से इन्हराफ किया, आइन शिकनी की, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें। तो वो सारा उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल के वजूहात की बुनियाद पे उन्होंने उसको अपने तफसीली फैसले में उसकी वजूहत दे दी कि हमने क्यों इसको नल एंड वाइड करार दिया था। तो उसमें साथ ही उन्होंने जो इसका बयानिया था अमरीकी साजिश वाला, उस पे उन्होंने तफसीली जो है पैराग्राफ्स जो हैं वो शामिल किए हैं। उनका ये साइफर सुफर वाला एमी चक्कर ही सी, सानू कुछ मंदरजात दसे ने इन्होंने, वो कोई गल ही नहीं चली, ਉਹਦੀ इंक्वायरी की लोड़ ही नहीं हैगी, ज़रूरत ही नहीं। ये कह रहे थे खत लिख दिया सदर ने और फलां ने, मैंने उस वक्त कहा था कि जनाब उस पर कुछ नहीं होना चाहिए, खत शत लिखे जा रहे हैं ना,
या डिप्टी स्पीकर लिख रहा है या स्पीकर लिख रहा है, उस पर कोई कार्रवाई शारवाई नहीं होनी, वो ऐसे ही खूह खाते चले जाने ने। सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है कि इन्होंने कम कार्रवाई कर दी रहे, उन्होंने कहा उसकी जरूरत नहीं, बिला जरूरी होगा। अगर उस पर वो कहते हैं जनाब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी उस पर गौर हुआ, 2 दफा गौर हुआ, और फिर जो भी आपके इल्म में है सारा कुछ पता ही है आपको क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा उसमें। तो लेकिन इस पे तो उन्होंने कहा नहीं बनता। वाकई में जब मेमो गेट वाला हुसैन हक्कानी वाला मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो हुकूमत ने कहा था हमने इंक्वायरी नहीं करनी इसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि हुकूमत ने इनकार कर दिया है, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है, इसलिए हम इस पे जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना रही है। थोड़ा सा उसमें फर्क तो है, चिक्का तो सही निकल रही है ना दिया खान साहब दी जेडे निकली हैं। बहरहाल वो ये हो गया। अब उसमें एक जो 3 जजेस हैं, उन्होंने ये एग्री किया जो बुनियादी तफसीली फैसला आया है उसके साथ। लेकिन साथ ही उन 3 जजेस ने कहा कि हम अपने अलग नोट भी देंगे। उनमें मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मुनीब अख्तर साहब। यानी जो जजमेंट 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने वो उस पे कोई नोट शोट नहीं देना। बाकियों ने कहा कि हम नोट देंगे। अब मज़हर आलम खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब ने अलग नोट दे दिए हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब का जो नोट है उसमें वही तकरीबन वही वजूहात हैं जो बुनियादी तफसीली फैसले में हैं। और मज़हर आलम खान साहब ने कुछ आगे बढ़ के बात की। उन्होंने कहा जनाब आइन के तहत इनको जो इख्तियारात हासिल थे, उन्होंने बाकायदा लिखा है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे यानी कि कासिम सूरी, असद कैसर, इमरान खान और सदर। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर कानून उस वक्त एक आध दिन पहले फवाद चौधरी साहब वज़ीर कानून बन गए थे। फ़ारूक नसीम ने रिज़ाइन कर दिया था ना मई के आखिरी दिन में 30-31 को। तो वो उनके खिलाफ वो कहते हैं ये कार्रवाई बनती है कि इन्होंने वो कहते हैं कि आइन के तहत जो इख्तियारात हासिल होते हैं वो एक मुकद्दस अमानत है इन हुक्मरानों के पास। इन लोगों ने उसमें खयानत की, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें जो आइन का आर्टिकल 5 है उससे इन लोगों ने इनहराफ किया है जिनके नाम मैंने बताए। और वो आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शहरी की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि वो इस मुल्क के साथ वफादार रहे। इन्होंने वफा नहीं की, बेवफाई की, ये जजमेंट है। और फिर मज़हर आलम खान मियां खेल साहब ये कहते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट, वो कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 6 जो है वो अट्रैक्ट होता है, यानी उसका नफाज हो सकता है इन लोगों पे। लेकिन वो कहते हैं मैं पार्लियामेंट को ये मामला उस पर छोड़ता हूँ कि उसने इस तरह की जो लाकानूनियत है, आइन शिकनी है, आइन को सबूतात करने का जो मामला है, उसका दरवाज़ा खुला रखना है या बंद करना है। अब ये पार्लियामेंट का काम है। अच्छा, इस जजमेंट की बुनियाद पे जो अज़ाफ़ी नोट है, इसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जनाब आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए हुकूमत पाबंद हो गई है, कि लाज़मी तौर पर ऐसा नहीं है। कानून के तहत, रूल्स के तहत जो तफसीली बुनियादी जजमेंट होती है, जिसमें सारे जजों का इत्तेफाक होता है या अक्सरियत की राय के साथ एक जजमेंट दी जाती है, उसी पर अमल दरामद। ये अज़ाफ़ी नोट उनकी अलग उनके ज़हन में कुछ निकात होते हैं जो तफसीली जजमेंट में जो मुश्तरका जजमेंट होती है उसमें वो शामिल नहीं होते, या वजूहात उनके ज़हन में नतीजा वही निकाल रहे होते हैं, लेकिन वजूहात उनके जजेस के ज़हन में मुख्तलिफ होती हैं, तो वो अपना एक अलग अज़ाफ़ी नोट देते हैं। बड़ी मिसालें हैं इसमें। वो जो फौजी अदालतों वाली है उसमें भी तकरीबन तमाम जजों ने अलग अलग जजमेंट्स दी थी। भुट्टो केस में भी अलग अलग जजमेंट्स दी थी। वो अलग नोट होता है, वो अलग नोट। उसमें ये उस तरह पाबंदी नहीं होती इस पे, यानी ये उस तरह हुक्म का दर्जा नहीं होता है इसको, लेकिन ताहम अखलाकी जवाज़ के तौर पे हुकूमत जो है मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल साहब का जो नोट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाबंद नहीं है, लाजमी नहीं। ये कह नहीं सकते जनाब हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वही हुक्म जारी किया है जो जिस पे 5 जजों के दस्तखत है। अब कुछ लोग कहते हैं जनाब ये तसलसल है, तसलसल के बाकी जजों ने इख्तलाफ, ऐसा नहीं होता। जिन जजों ने इस पे साइन नहीं किए मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम के, इसका मतलब कि उन्होंने इख्तलाफ किया है। ये एक समझने वाली बात है। और एवं अन्य बार ना कि इमरान खान की मुखालफत में
उनको जी फांसी ला दियो आर्टिकल 6 के तहत। दूसरी बात ये है कि आइन के आर्टिकल 6 में लिखा हो कि कानून बनाया जाएगा, जो जिसके तहत ये कार्रवाई-शारवाई होगी। वो कानून बनाया गया, उस कानून का नाम है कि जनाब हाई ट्रीज़न एक्ट 1973, ये उसका नाम रखा गया। उसमें सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है। आइन को जबरन जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, आइन मुअत्तल करने की कोशिश करते हैं, वो तशरीह दी हुई है आर्टिकल 6 में। वो जो कानून था, वो मुशर्रफ वाले केस में उस पे लागू हुआ। एक सुसी अदालत उस कानून के तहत बनती है। हाई कोर्ट्स के जजों पे मुशर्रफ साहब के लिए 3 रुकनी वो कोर्ट थी। हाई कोर्ट के इख्तियारात होते हैं उसको, और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये किया कि वो चैलेंज कर दिया सुसी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में। मज़हार अली अकबर साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच बना, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं मीर भट्टी साहब, ये भी शामिल थे। इन्होंने वो जो कानून था, हाई ट्रीज़न एक्ट 1973, उसको कलअदम कर दिया था। वो कलअदम है, उसके खिलाफ अपील जो है वो पेंडिंग है। इमरान खान ने तो अपील ही नहीं की थी उसके खिलाफ। अपील जो पिटिशनर था, ये एक फ्रीक था, उसने उनके खिलाफ, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम ने, उसने अपील दायर, हुकूमत ने तो अपील ही नहीं की थी। ये भाई जी सारा मसला है। वो कानून भी चेक कर लें, वो कानून मौजूद भी है या नहीं है, और फिर अगर कानून मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देती है, तो फिर कार्रवाई कैसे होती है? वो हुकूमत नोटिफाई करती है एक अफसर को कि जनाब ये आपने ये हाई ट्रीज़न हुई है, तो आपने ये कार्रवाई करनी। फिर वो इस्तगासा तैयार करता है, कंप्लेंट फाइल करता है, फिर वो कार्रवाई आगे चलती है। वो वज़ीर दाखिला का नोटिफ़िकेशन हो चुका हुआ है काफ़ी अरसे से, 90 के दहाई से। लेकिन एक ही दफ़ा मुशर्रफ के खिलाफ ही वो इख्तियार इस्तेमाल किया गया, और वो कानून ही अड़ा दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके बाद उसकी बहाली जो है, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है, अपील पेंडिंग है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर इमरान खान साहब जो चीखे-चौके मार रहे हैं कि जनाब ये मुझे ये जो है बड़ी तकलीफ़ हुई है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से, ये हुआ है, वो कर रहे हैं, फलाँ कर तो वो सबसे अहम बात जो कर रहे हैं ना बार-बार, कि जनाब वो जो साइफ़र था, जो धमकी थी, वो मेरे वज़ारत ख़ारिजा तो मेरे मतहत थी। वो धमकी मुझे थोड़ा देनी थी उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई, तो फिर हम सख्ती करेंगे, अगर कामयाब होगी तो हम माफ़ कर दें। वो कहते हैं ये किसके नाम पैगाम थे, इसकी इंक्वायरी करवाएँ। और मैंने पहले भी कहा था कि खान साहब ये कह रहे हैं अपने हलकों में कि वो पैगाम जो आया था, जो उस वक़्त के सफ़ीर थे अमेरिका में, वो पैगाम जनरल बाजवा के नाम था। ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को ये पैगाम दिया गया था कि आप इसकी हुकूमत गिराएँ, और जो मीर सादक और मीर जाफ़र कह रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि इनके ख़्याल में एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर ये हुकूमत नहीं गिर सकती थी। खान साहब बहरहाल ये बात करने के बाद वो कुछ समझाते हैं उन्हें कि जब फ़ौज के नाल पंगा नहीं लेना, और साथ ही ये कह देते हैं कि जनाब ये हुकूमत वाले ये चाहते हैं कि पीटीआई की फ़ौज के साथ लड़ाई हो जाए। तो हम नहीं लड़ेंगे, ये देख लीजिएगा, हमारी लड़ाई आपके साथ है, फ़ौज के साथ नहीं है। लेकिन साथ ही मिस्टर एक्स वाई, वो भी कौन है? वो पहले दिन से बता रहे हैं ये कौन लोग हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि मीर जाफ़र और सादक, और ये इंक्वायरी करवाएँ कि वो जो साइफ़र था, उसका मुख़ातब कौन था? वो जनरल बाजवा था। नाम नहीं ले रहा अब, लेकिन ये निजी महफ़िलों में कहते हैं वो तो जनरल बाजवा को उन्होंने कहा था कि जनाब कि इसको हटाएँ और ये करें, और फिर ये उनका अलाकार बन गया। ये बार-बार कह रहे हैं खान साहब। और इस पे फवाद चौधरी साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा जनाब एस्टेब्लिशमेंट के मुँह को खून लगा हुआ है। एक दिन एक फैसला करते हैं, दूसरे दिन दूसरा फैसला करते हैं। ये जज और जर्नैल बंद कमरों में बैठ के जो कुछ करते हैं, अब वो नहीं चलना। और वो कहते हैं सियासी फैसले जो हैं, इनका सिलसिला जो है वो रुक जाएगा, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। और फिर वो कहते हैं कि जनाब अक्लमंदों को समझ आ रही है कि ये जो साइफ़र है, इसका क्यों इंक्वायरी या तफ्तीश नहीं हो रही, क्योंकि इससे फिर बहुत सारे लोगों के नाम सामने आने हैं। फिर वही बात जो खान साहब कर रहे हैं कि ये हो जाना है और वो हो जाना है। तो भाई जी एक तो ये है जो फवाद चौधरी साहब हैं, खान साहब कह रहे हैं फ़ौज के साथ हमने फड्डा नहीं लेना, लड़ाई नहीं करनी।
लेकिन जो फवाद चौधरी साहब हैं, जो खान साहब की पॉलिसी, ज़ाहिर है वही पॉलिसी के आगे चलते हैं ना, तो वो तो कहते रहे हैं कि जनाब मैं जो काबीना के इजलास के बाद आके जो बात करता था वो मेरी ज़ाती राय थोड़ा होती थी। वो तो जो काबीना कहती थी उस पे मैं आगे चलता था। तो खान साहब जो हैं वो भी यही कर रहे हैं। खान साहब ने ज़ाहिर ने लाइन दी है, तो उन्होंने आज चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के मुँह को खून लगाओ, खून, लहू लगा हुआ है, चस्का पड़ गया इन्हें। वो समझ लें आप क्या कहना चाह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है वो तो कभी छिपाते ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद वो कहते हैं फौज, और जज और जर्नैल बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। कभी कोई फैसला कर लेते हैं, कभी कोई फैसला कर लेते हैं। वो जजों का जो ज़मीर है ना, वो उसपे भी उन्होंने बड़े तंज़ किए हैं। उन्होंने कहा जनाब जजों का तो जो ज़मीर है, ये भी बस ना हमें मौके महल दे हिसाब नाल जागदा, कदी अद्धा क जाग जांदा, कदी पौना क जाग जांदा। और जो भी उन्होंने बातें की हैं, वो दोनों हर लिहाज से आइन के मुनाफ़ी हैं। आइन में ममानत है कि अदलिया और फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकता। और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरा में भी आता है। ये तो तनकीद करने का सिर्फ़ मुस्बत अंदाज़ में तनकीद हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे। इस तरह तनकीद नहीं हो सकती कि जनाब जज और जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया है। या जज और जर्नैल जो हैं, या एस्टेब्लिशमेंट, अगर वसी तर तनाज़र में देखें तो एस्टेब्लिशमेंट से मुराद जज और जर्नैल बने होंगे ना आजकल। तो फिर तो वो दोनों को कह रहा है कि मुँह को खून लगा हुआ है। तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, अज़-खुद नोटिस भी हो सकता है, कोई जज नोट भी लिख के भेज सकता है। जैसे ये 12 जजेज़ ने ये कहा था कि जनाब अज़-खुद नोटिस लें, वो उन्होंने लिखा है जजमेंट में कि जनाब मेरे घर में मीटिंग हुई, 12 जजों ने कहा अज़-खुद नोटिस लें, तो फिर हमने ले लिया। या कोई जज नोट लिख के भेजता है कि जनाब ये अहम मामला है, मफ़ाद आमा का, तो इसका अज़-खुद नोटिस लिया जाए। तो इसके खिलाफ क्यों अज़-खुद नोटिस नहीं हो रहा? इस पे भी ज़रा गौर होना चाहिए कि ये कोई ऐसे खुली छुट्टी तो नहीं ना दी जा सकती कि फ़ौज को भी गालियाँ दे कोई बंदा, अदलिया को भी गालियाँ दे। इमरान खान साहब पहले गालियाँ देते रहे, ए 1 घंटे की तकरीर में 45 मिनट वो गालियाँ दें, और आखिर पे 2 मिनट में वो कह दें कि फ़ौज के साथ नहीं हमने लड़ना। और लड़ाई कैसे होती है? कोई आपने बंदूक लेके तो खड़े नहीं होना उनके सामने, ना आप खड़े हो सकते हैं। आप में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि जो इनकी हुक्मरान जो हैं इस वक़्त, ये जब फ़ौज के खिलाफ बात करते थे, वो जो इन्होंने क्लिप दिखाए हैं, उनमें शाद का गाना बासी, कुमरियम का एक छोटा-मोटा, वो इनकी जो वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं होती, इस तरह की बातें चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि देखें ये फ़ौज के खिलाफ क्या-क्या करते थे। उसमें इतनी ज़रूरत नहीं हुई इनको कि नवाज़ शरीफ के वो बयानात जिनमें गुजरांवाला में जो उन्होंने खिताब में कही थी, जनरल बाजवा का नाम लिए, जो जनरलों के नाम लेके बातें की थी, इसमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि वही रिपीट कर दें, दिखा दें। बहरहाल एक कह लें आप इसको कि दोगली, दोहरी या मुनाफ़िकाना इनकी पॉलिसी है कि इधर से भी उधर से भी, और इलेक्शन इन्होंने वो जिस तरीके से आज जलसे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो खुशाब वाला जलसा था मरियम का, इमरान खान के जलसों में वो दमख़म नहीं रहा। आज के दोनों जलसे उनके मरियम के जलसों से हल्के गए। खुशाब वाला तो मेरा ख़्याल तारीख़ी जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। तो बहरहाल अब देखें 17 सर पे आ गई है, 17 कौन-सा दूर रह गई है। तो 17 जुलाई को पता चल जाएगा कि क्या, और इन्होंने मतनाज़ा बनाना ही बनाना है, इन्होंने तस्लीम ही नहीं करने रिज़ल्ट। कभी कहते हैं एक्स लाहौर से, वाई मुल्तान से, और पता नहीं कौन कहाँ से, और फिर फ़ौज के साथ लड़ाई भी नहीं करनी। और लड़ाई कैसे करनी है? अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।